हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित सीरीज चलाई हुई है। इस क्रम में हमारी पहली 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने राधा कृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोठारी आयोग। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोठारी आयोग, जिसको कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले राधाकृष्णन आयोग आया था जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित था, ठीक है ना। उसका जो मोटिव था खाली उच्च शिक्षा से संबंधित था, जबकि इसके बाद जो मुदालियर आयोग जो आया था उसका संबंध केवल माध्यमिक शिक्षा से था, ठीक है ना। लेकिन जो कोठारी आयोग था इसका संबंध हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली से था, इसलिए इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है कि इसका गठन कब हुआ। इसका गठन हुआ 14 जुलाई 1964 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे दौलत सिंह कोठारी। ये 1973 में इनको पद्म विभूषण भी मिला था। उस समय पे जब इनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष थे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब ये अध्यक्ष बने, 1961 में बने, और ये अगले 10 साल तक यूजीसी के अध्यक्ष रहे, ठीक है ना। कोठारी आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 17। इसको याद रखना है कि इसमें 17 सदस्य थे, ठीक है ना। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट सामाजिक बदलावों के आधार पर दी थी। कहने का मतलब है कि हमारे समाज में कई बदलाव आ रहे थे, तो हमारी शिक्षा पद्धति में भी बदलाव की आवश्यकता थी। तो उसके आधार पर जो कोठारी आयोग है यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, ठीक है ना। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 29 जून 1966, तो यानी 64 से लेके 66, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट, 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ, ठीक है। डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, जो कि उस समय पे यूजीसी के भी अध्यक्ष थे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखना है। 17 इसमें सदस्य थे। भारत का पहला ऐसा शिक्षा आयोग जिसने रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिए, ठीक है ना। अब इसके उद्देश्य क्या क्या थे, देखिए ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो इन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को देखना था कि भाई जो हमारी गुणवत्ता है वो सही है या नहीं है, तो उसमें शोध करने थे और उनमें सुझाव देने थे। तो पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक। इसी तरीके से शिक्षा नीति के निर्माण में सुझाव देने थे कि और शिक्षा स्तर की वृद्धि हो, जिससे, ठीक है ना, शिक्षा की नीति का अगर हम निर्माण करेंगे तो किस तरह से निर्माण करें कि भैया उसमें हमारे शिक्षा के स्तर में भी क्या हो, सुझाव हो, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने देखना था कि भाई वर्तमान शिक्षा जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसमें शिक्षा की कमियों में क्या क्या हमारे शिक्षा में कमियां थी, ठीक है ना। उस समय पे जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या क्या कमियां थी, ठीक है ना। तो उनको उजागर भी करना था और फिर उनके कारणों का पता भी लगाना था, ठीक है ना। इसके अलावा भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करने के लिए भी सुझाव देने थे, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि शिक्षा स्तर को इन्होंने, एक तरीके से कह सकते हैं हम, इनको शिक्षा स्तर को समान बनाने हेतु इन्होंने सुझाव देने थे, जिससे कि हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक रूपता है, ठीक है ना। तो इसके 4 उद्देश्य आप समझ में आ गए होंगे। पहले, शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पे काम करना है, ओके। इसकी शिक्षा नीति जो हम बनाते हैं उनके निर्माण में सुझाव देने हैं ताकि शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो सके। शिक्षा की कमियां जो हैं उनमें उनको उजागर करना है, उनके कारण का पता लगाना है, ठीक है ना। और इसी तरह से जो भारतीय शिक्षा है उसको हर प्रांत में समान रूप से लागू करना है ताकि भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक रूपता आ सके, ठीक हो गया। तो ये इसके उद्देश्य थे, इनको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। रिपोर्ट इन्होंने कब प्रस्तुत की, 29 जून 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इसमें कुल 23 संस्तुतियां थी। सारी संस्तुतियां इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या संस्तुतियां दी। हम इसमें पहले इनके कार्य क्षेत्र देखेंगे और उनमें क्या क्या संस्तुतियां दी इन्होंने, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इनका जो एक क्षेत्र है उसको देख लेते हैं, शिक्षा की संरचना, यानी हमारे शिक्षा का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने बताई, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ओके। तो इन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हम बात करते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की इन्होंने बात करी, जो 1 से 3 वर्ष के
चलेगी, ठीक है ना। यानी 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की इन्होंने सुझाव दिया, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने बोला कि भाई निम्न प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए जो कि 4 से 5 साल के बच्चों के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। उच्च प्राथमिक की अवधि को इन्होंने बोला कि भाई 4 साल की अवधि होनी चाहिए, ध्यान रहे 4 साल की अवधि है, ठीक है ना, और ये 4 से 5 साल के बच्चों के लिए, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने बोला कि भाई माध्यमिक शिक्षा को आप 2 साल का होना चाहिए, उच्च माध्यमिक शिक्षा को भी आपका 2 साल का होना चाहिए। स्नातक शिक्षा के लिए इन्होंने कहा कि भाई 3 वर्ष का उसको रेकमेंड किया। परास्नातक यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट को उन्होंने कहा कि भाई 2 से 3 साल का होना चाहिए, और अनुसंधान इन्होंने 2 से 3 वर्ष का बनाया, ठीक है ना। तो शिक्षा की संरचना आपको पता लग गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया कि भाई पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्राथमिक विद्यालय में आने से पूर्व बच्चों को 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद निम्न प्राथमिक 4 से 5, उच्च प्राथमिक 4 साल का, माध्यमिक शिक्षा 2 साल की, उच्च शिक्षा 2 साल की, स्नातक शिक्षा 3 साल की, परास्नातक 2 से 3 साल, और अनुसंधान के लिए 2 से 3 साल का, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ इसमें और भी पॉइंट है, जैसे कि 6 साल पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन मिलेगा, यानी अगर आप जब 6 साल हो जाएंगे तभी जाके आपको पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा, ठीक है ना। और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ये आपकी माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा कुल मिला के आपकी कितनी होनी चाहिए, 10 साल की होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर से स्टार्ट करिए, देखिए 2 साल यहाँ हो गए, 2 और 4 कितने हो गए, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से आप देखिए, मैं पूर्व प्राथमिक की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा कुल कितने साल की होनी चाहिए, 10 साल की होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई जो व्यावसायिक शिक्षा है, लाइक जो हमने इससे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जितनी भी व्यावसायिक शिक्षाएं हैं उनको कहा इन्होंने 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने भाषा के क्षेत्र में क्या क्या सुझाव दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई प्राइमरी में मातृभाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। कोई बच्चे अगर प्राइमरी में पढ़ रहे हैं तो अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई जो माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। यानी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई स्नातकोत्तर यानी उच्च, आप जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएट है तक की शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ठीक है ना। ये आपका भाषा से में इन्होंने भाषा के क्षेत्र में ये सारे सुझाव दिए थे, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। समान पाठ्यक्रम का मतलब ये है कि जैसे बालक और बालिकाएं हैं, इनको विज्ञान और गणित की शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे इनको समान अवसर प्राप्त हो सके। क्योंकि विज्ञान और गणित आप जानते हैं एक आप लेवल तक, जैसे अगर आप देख सकते हैं कि 8th तक विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि साइंस और मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई जो विषय विभाजन है, विषय का जो विभाजन है वो कक्षा 9 से ना होके कक्षा 10th के बाद से हो, ठीक है ना। 9th के बाद ना होके 10th के बाद हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कक्षा 10th के बाद होना चाहिए, ठीक। इसके बाद अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित यानी प्रशासन से संबंधित। प्रशासन में इन्होंने बोला कि भाई आप उन्हीं शिक्षकों को नियुक्त करो जिनको शिक्षण कार्य का अनुभव हो, ठीक है ना। भाई सीधी बात है, जिनको शिक्षण कार्य का अनुभव होगा वही टीचर क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब इनको शिक्षकों के प्रमोशन हो गया, उनके ट्रांसफ़र हो गया, उसके संबंधी व्यवस्था भी करनी थी। जो प्रशासन है उसको देखना है कि भाई शिक्षकों का टाइम टू टाइम प्रमोशन हो, ट्रांसफ़र हो, उसके संबंध में भी, ठीक है ना। CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को कहा कि इनको और अधिकार दिए जाएं, ठीक है ना। इसके अलावा भाई आपको ध्यान रखना है कि जब आप शिक्षा नीति का निर्माण कर रहे हैं तो शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व देना है। शिक्षा राष्ट्रीय महत्व है, शिक्षा सर्वोपरि है, तो शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देते हुए शिक्षा नीति का निर्माण करिए, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी रिस्पॉन्सिबल पोस्टें हैं, ठीक है ना, जैसे शिक्षा से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबल पोस्टें, जैसे आपने देखी भाई शिक्षा अधिकारी होते हैं, है ना, शिक्षा निदेशक होते हैं, तो इनमें अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो ये थे प्रशासन से संबंधित। अब आते हैं वित्त यानी पैसा। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई सरकार एक काम करे, 6% तो भाई अपनी आय का कम से कम यहाँ निवेश करे, ठीक है ना। 6
अपनी सरकार को जितनी आय होती है उसका 6% तो यार शिक्षा में लगाए, ठीक है ना। इसके अलावा शिक्षा को व्यावसायिक बनाए, ओके, जिससे कि हमारे राजकोष में वृद्धि हो। इसके लिए इन्होंने क्या सुझाव दिया कि भाई 25% जो माध्यमिक स्कूल हैं उनको आप व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित करिए, ओके। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जो प्रांतीय सरकारें हैं यानी राज्य सरकारें हैं वो भी अपनी आय का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा शिक्षा में निवेश करें, ठीक है ना। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को भी उन्होंने निर्देश दिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा निवेश करो ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा भी जो नगर पालिकाएं हैं वो भी शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था रखें अपने पास, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट थे किससे रिलेटेड, वित्त से। अब देखिए दोस्तों इन्होंने मूल्यांकन के क्षेत्र में क्या क्या सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि भाई आंतरिक मूल्यांकन पे ज्यादा बल दिया। इन्होंने प्राथमिक स्तर पे कहा कि भाई आंतरिक मूल्यांकन करो, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जाए, ठीक है ना, 10th के अंत में। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई बच्चे का 10th के अंत में सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है वो इस परीक्षा का आयोजन करेगा, या आप इसको कह सकते हैं कि जब तक बच्चा 10 साल की पढ़ाई ना कर ले तब तक उसकी सार्वजनिक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद जैसे बोर्ड में अंक की जगह पे इन्होंने कहा कि भाई ग्रेड प्रणाली को अपनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा भाई मौखिक परीक्षा को ज़्यादा प्रोत्साहन दो माध्यमिक स्तर पे मौखिक परीक्षा को ज़्यादा आप क्या करो, प्रोत्साहन दो, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया कि आप किस तरीके से मूल्यांकन करेंगे। विश्वविद्यालय के से संबंधित इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, देखिए इन्होंने कहा कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं अंतः विश्वविद्यालय परिषद के सदस्य बने, ठीक। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई ये जो यूजीसी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों से होने चाहिए, यानी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो अध्ययन केंद्र हैं, बड़े बड़े अध्ययन केंद्र हैं, उनको अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाए, ठीक है ना। अगर नए विश्वविद्यालय अगर कोई खोलना चाहता है तो उसको यूजीसी से अनुमति लेना अनिवार्य किया जाए, ठीक। और ज़्यादा जो विश्वविद्यालय है वो आवश्यकता अनुसार खोले जाएं, ठीक है ना। अगर उनकी आवश्यकता है तभी वो खोले जाएं, ठीक। तो दोस्तों ये था कोठारी आयोग। अब हम एक काम करते हैं, क्विक रिकैप करते हैं ताकि हमें इससे संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जल्दी से याद हो जाएं। तो दोस्तों कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। इसका गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। 1973 में उनको पद्म विभूषण मिला था। उस समय पर वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने थे और 10 साल तक रहे थे। इसमें टोटल सदस्य आपके 17 थे। ये भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसकी रिपोर्ट सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए थी, ठीक है ना। इसके उद्देश्य क्या क्या थे, शिक्षा की प्रणाली की गुणवत्ता पर विचार करना, उसमें सुझाव देना, उसमें शोध करना, ठीक है ना। शिक्षा नीति के निर्माण में सुझाव देना, शिक्षा के स्तर पे सुझाव देना, ठीक है ना। इसके अलावा शिक्षा की कमियों को उजागर करना, उनके कारणों का पता लगाना, ठीक। भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करना, ठीक है ना। और इसके अलावा भारतीय शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाना। इसके अलावा इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की, 29 जून 1966 को प्रस्तुत की। इसमें टोटल 23 संस्तुतियां थी। सारी संस्तुतियां तो हम याद नहीं कर सकते लेकिन इंपॉर्टेंट को तो याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए शिक्षा की संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बोला पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने बोला जो 1 से 3 साल के बच्चों के लिए होनी चाहिए। निम्न प्राथमिक यानी 4 से 5, फिर उच्च प्राथमिक 4 साल की इसकी ड्यूरेशन रहेगी। माध्यमिक शिक्षा 2 साल, उच्चतर माध्यमिक 2 साल, स्नातक को 3 साल का, पीजी को इन्होंने कहा 2 से 3 साल और अनुसंधान को 2 या 3 साल मिनिमम, ठीक है ना। इसके बाद जब बच्चा 6 साल का पूरा होगा तभी उसको पहली कक्षा में नामांकन मिलेगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को कुल मिला के इन्होंने कहा कि भाई 10 साल की होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा को इन्होंने कहा 3 साल का, ठीक। अब देखिए दोस्तों भाषा में इन्होंने कहा कि भाई प्राइमरी में मातृभाषा में पढ़ाओ। माध्यमिक स्तर में इन्होंने कहा कि भाई स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन दो, मातृभाषा में पढ़ा सकते हो। इसके अलावा इन्होंने कहा भाई पोस्ट ग्रेजुएट तक तो बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा भाई पाठ्यक्रम समान रखो, विज्ञान और गणित जैसे विषयों को भाई अनिवार्य करो। बच्चों को बालक और बालिकाएं दोनों के दोनों पढ़ेंगे तो आगे जाके उनको समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 में करो, ठीक। इसके बाद प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित इन्होंने क्या कहा कि भाई जो अनुभवी टीचर्स हैं
जिनको शिक्षण कार्य का अनुभव है उन्हीं को रिक्रूट करो। इसके अलावा शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफ़र की व्यवस्था करो। CAB केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा आप अधिकार दो। राष्ट्रीय शिक्षा को, आपकी जो शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हुए शिक्षा नीति का निर्माण करो। इसके अलावा अपने शिक्षा से जुड़े जिम्मेदार पदों में आप योग्य और जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति करो। ठीक, इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई वित्त के लिए सरकार को कहा कि भाई अपनी आय का 6% तो कम से कम डालो यहाँ। ठीक, शिक्षा को व्यावसायिक बनाओ जिससे राजकोष में वृद्धि हो। ठीक, 25% माध्यमिक स्कूल को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित करो। ठीक, प्रांतीय सरकार को भी कहा कि भाई ज़्यादा पैसा खर्च करो। ग्राम पंचायतों को भी कहा कि भाई निवेश करो ताकि जो ग्रामीण स्तर है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके। नगर पालिका को कहा कि भाई शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वित्त की व्यवस्था करो। ओके, इसके बाद जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन में कहा उन्होंने कि प्राथमिक स्तर पे तो आंतरिक मूल्यांकन कर लो। ठीक, इसके बाद लेकिन आप माध्यमिक स्तर की बात करते हैं तो वहाँ पर कहा कि भाई मौखिक परीक्षा ले लो हैं और वस्तुनिष्ठ परीक्षा का ज़्यादा आयोजन करो। ठीक, 10th के अंत से ही बच्चा क्या करेगा, सार्वजनिक परीक्षा देगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उस परीक्षा को आयोजन करे। ठीक, बोर्ड में अंक की जगह पे ग्रेडिंग प्रणाली को प्रोत्साहन दिया। ठीक, विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने कहा कि भाई सारे विश्वविद्यालय अंतर विश्वविद्यालय परिषद के सदस्य बने। ठीक, UGC में यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 1/3 सदस्य विश्वविद्यालय से हो, यानी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हों। ठीक, जितने भी हमारे उच्च अध्ययन केंद्र है उनको भी अधिकाधिक सहायता मिले। ठीक, नया विश्वविद्यालय कोई नया कॉलेज खोलना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति लेना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है ना, और आवश्यकता अनुसार ही विश्वविद्यालयों को खोला जाए। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था कोठारी आयोग। आई होप कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके समझ में आए होंगे और आपके एग्जाम के नज़रिए से ये सारे के सारे फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आप इस पर आधारित जितने भी MCQ हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप बना सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।